रिश्तों की बुनियाद विश्वास पर टिकी होती है। यदि रिश्तों में विश्वास ना हो तो फिर वो उन रिश्तों के कोई मायने नहीं होंगे। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना में एक व्यक्ति अपनी पत्नी से दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, उसका कत्ल कर बैठता है। कत्ल करने के बाद जब लाश को ठिकाने लगाता है तो इस बात की गूंज पूरे हिंदुस्तान में गूंज जाती है। हालांकि वो व्यक्ति लगभग 23 साल तक जेल में रहता है और जेल से बाहर निकलने के बाद जब वो आम लोगों की तरह घूम रहा था, तब एक पत्रकार ने उसे सवाल पूछा कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता, क्या तुम्हें याद नहीं आती जो तुमने किया है। वो कहता है कि जो मैंने किया है वो बहुत गलत था। तभी पत्रकार एक सवाल और दाग देता है। वो कहता है कि तुमने अपनी पत्नी के कितने टुकड़े किए थे। बस इतना पूछना था और वो खामोश हो जाता है, शांत हो जाता है। लेकिन हज़ारों अखबारों के पन्ने, टेलीविज़न, सोशल मीडिया, तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर उस टुकड़ों के बहुत सारे अंश आपको आज भी देखने को मिल जाएंगे। इस कहानी का जब नाम सामने आ जाता है तो लोगों के अंदर से सिरहंसी पैदा होने लगती है, लोग डरने लगते हैं। वो व्यक्ति डरता है या नहीं डरता है, लेकिन उस व्यक्ति को देखकर आज भी दिल्ली में लोग खौफ खाते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। दरअसल बात कर रहा हूँ 2 जुलाई 1995 की रात, लगभग 11 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। कनाट प्लेस के पास एक रेस्टोरेंट है, बगिया रेस्टोरेंट। दरअसल वहाँ से बहुत तेज़ आग की लपटों की कुछ रोशनी सी दिखाई दे रही थी। पास में ही उसके थोड़ा सा फासले से एक सब्जी बेचने वाली महिला, जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं और अपनी आंखों से देखती है कि रेस्टोरेंट से बहुत तेज़ी के साथ आग लग रही है और धुआं निकल रहा है। ऊपर एक टेंट है और टेंट में भी कहीं ना कहीं आग लग जाती है। और जैसे ही वो आग को देखती है, तुरंत वो उठती है और इधर उधर दौड़ने लगती है। दिल्ली का माहौल था, वहाँ लोग एक दूसरे से ज़्यादा परिचित नहीं होते हैं, एक दूसरे के ज़्यादा मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। लेकिन बात भी ये काफ़ी पुरानी है। वो इधर उधर दौड़ रही थी, भाग रही थी, तभी उसको एक पुलिस वाला दिखाई देता है और उस पुलिस वाले के पास जाती है, दौड़ कर कहती है कि सर देखो, फला एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पर आग लग गई है, आप जल्दी से चलो। लेकिन वो जो कांस्टेबल है, जिसका नाम है अब्दुल नज़ीर उर्फ गुंजू, तो ये दौड़ता हुआ उस रेस्टोरेंट की तरफ जाता है और जाने के बाद दरवाजे को पीटने लगता है। उसे खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रेस्टोरेंट अंदर से नहीं खुलता है। लेकिन अंदर से एक आवाज़ आती है। वो कहते हैं कि क्या बात है, क्यों इतने ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हो, होटल पूरी तरह से बंद हो चुका है, अब किसी को खाना वाना नहीं मिलेगा। तो पुलिस वाला कहता है कि मैं पुलिस वाला हूँ, मैं खाने के लिए नहीं आया, बल्कि आपके होटल में आग लग रही है, उस आग को देखने के लिए आया था। एक महिला ने मुझसे शिकायत की, यही सब देखने के लिए आया था। मैं देखना चाहता हूँ कि अंदर आखिरकार क्या हुआ है। तभी अंदर से आवाज़ आती है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ कोई आग नहीं लगी, बल्कि हमारी अपनी खुद की पार्टी की जो बैनर, पोस्टर या कुछ बेकार के सामान हैं, हम उनमें आग लगा रहे हैं, इसलिए तुम अपने घर चले जाओ या अपनी ड्यूटी करो। वो पुलिस वाला वहाँ से चला जुड़ जाता है, लेकिन उसके दिमाग में, उसके मन में एक शंका थी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तभी वो उधर की तरफ जाता है जिधर आग की लपटें थीं। लगभग 8 फुट की दीवार थी और किसी तरकीब से वो 8 फुट की दीवार को फांद कर अंदर जब कूदता है तो वहाँ एक तंदूर है और तंदूर के पास खड़ा होकर एक व्यक्ति लगातार घी डाल रहा था। उसके अंदर घी डाल रहा है और आग की लपटें बहुत तेज़ी के साथ उठ रही थीं। बहुत शोले बहुत ऊपर आसमान की तरफ जा रहे थे। जब वो पुलिस वाला उसको डांटता है, फटकारता है, वो उससे कहता है कि यहाँ आग लग रही है और तुम घी डाल रहे हो, ये क्या बात हुई, इसे बंद करो। तो वो कहता है कि साहब कुछ सामान है ख़राब, उसको मैं जलाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे जो साहब हैं वो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं और उन्हीं का ये रेस्टोरेंट है और उनका ही कुछ सामान है, उसको मैं जला रहा था तंदूर के अंदर। लेकिन जब वो तंदूर के अंदर आग में घी डाल रहा था तो उस घी की वजह से, उस आग की वजह से, उसके अंदर जलने वाले सामान की वजह से कुछ दुर्गंध आ रही थी और वो दुर्गंध सामान्य नहीं थी। तभी वो पुलिस वाला अपने डंडे से उसके अंदर झांकने की कोशिश करता है, देखने की कोशिश करता है। तभी तंदूर के अंदर से एक पैर था जो कि छूटकर अलग होकर एकदम से नीचे गिर जाता है, जहाँ पर लकड़ियाँ लगाई जाती हैं वहाँ पर। और जैसे वो पैर को देखता है तो वो कहता है कि ये तो शायद मीट है। तभी वो व्यक्ति जो आग लगा रहा था, घी डाल रहा था, वो कहता है कि साहब ये बकरा है, इसमें बकरा हम तल रहे हैं, बकरे को इसमें सेक रहे हैं। तो वो कहता है कि पूरा रेस्टोरेंट बंद हो चुका है, तुम्हारा मालिक कुछ और कहता है, तुम कुछ और कहते हो और तंदूर के अंदर कुछ और है, ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तभी वो जैसी दीवार कूद के अंदर आया था, पुलिस वाला डर की वजह से दीवार कूदकर वापस वैसे ही भाग जाता है और वहाँ से अलग जाने के बाद तुरंत ही पुलिस को वायरलेस करता है और लगभग रात का 1 बज जाता है
1 बजे तक पुलिस दौड़ते हुए या आसपास के लोग जब वहाँ पहुँचते हैं, तब यहाँ से वो व्यक्ति जो होता है अंदर रेस्टोरेंट का मालिक यहाँ से भाग जाता है। नाम है सुशील शर्मा। सुशील शर्मा को मौका मिलता है, वो भाग जाता है, लेकिन पुलिस वाला यहाँ पर एक काम ज़रूर करके गया था। जो आग थी उस आग को पानी से बुझा जाता है ताकि उसमें आग ना लगे। और फिर वही वाला जो व्यक्ति है जो अंदर आग लगाने की या घी डालने की कोशिश कर रहा था, वो व्यक्ति, उसको भागने का मौका नहीं मिलता। बाहर जो उसका कांस्टेबल है या होमगार्ड है वो भी अंदर आ जाता है, पुलिस वाले या और लोगों की मदद से उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है। तभी पुलिस वाले भी वहाँ पर आते हैं, और पुलिस वाले जब आते हैं तो तंदूर के अंदर से जो डेड बॉडी है, लाश है, उसको बाहर निकाला जाता है। तो लाश लगभग 80% ये कहें या 70% झुलस चुकी थी, जल चुकी थी। अब वो लाश किसकी है, मरने वाला कौन है, किसने किसको मारा है, बहुत सारे सवाल थे। इस सवालों के जवाब जानने की जब कोशिश करते हैं तभी पुलिस वाले उस लाश को कब्जे में लेकर सीधा लेके जाते हैं मोर्चरी में। वहाँ पर उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है, और पोस्टमार्टम कराने के बाद उसकी एक अंगूठी के माध्यम से पता चलता है कि ये लाश किसी महिला की है। महिला की लाश के बारे में जब पता चलता है तभी एक व्यक्ति आता है, उसका नाम है मतलूब करीम। मतलूब करीम आकर पुलिस वालों से बातचीत करता है और कहता है कि साहब, हो ना हो ये मरने वाली नेहा साहनी है, मेरी दोस्त है। हम दोनों जाकिर हुसैन कॉलेज में साथ पढ़ते थे, वहीं हम दोनों की दोस्ती हुई थी। और ये कोई और नहीं बल्कि सुशील शर्मा है, उसकी पत्नी है, जिसका बगिया रेस्टोरेंट है, जिसका कनाट प्लेस के पास रेस्टोरेंट है, जो कि बहुत मशहूर है, जो कि यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी रह चुका है। वो व्यक्ति है सुशील शर्मा, उसकी पत्नी है। अब पुलिस वाले सुशील शर्मा की तलाश में जुट जाते हैं, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सुशील शर्मा दिल्ली से कहीं बहुत दूर जा चुका था। उसको तलाशने की सारी कोशिशें नाकाम हो रही थीं। अब ये जो व्यक्ति है जो आग में घी डाल रहा था, जो तंदूर में घी डाल रहा था, उसको पकड़ा जाता है, और उस व्यक्ति का नाम है केशव। केशव से जब पूछताछ की जाती है, केशव से जब बातचीत की जाती है, तो केशव वाकई चौंकाने वाले खुलासे करता है। वो उसकी बात सुनने के बाद पुलिस के अंदर भी सिरहंसी पैदा हो जाती है। और यही बात जब पूरे देश में अखबारों के माध्यम से पता चलती है तो देश का हर एक व्यक्ति सिहर जाता है, परेशान हो जाता है, ये सोचकर कि कोई भी इंसान आखिरकार इतना हीनियस, इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। दरअसल कहानी शुरू होती है 2 जुलाई की शाम लगभग 6 बजे के आसपास, जब एक व्यक्ति जो यूथ का प्रेसिडेंट रह चुका है, कांग्रेस का बड़ा नेता है, जिसका नाम सुशील शर्मा है, जो कि दिल्ली की एक गोल मार्केट है जहां पर सरकारी फ्लैट बने हुए हैं, उस सरकारी फ्लैट में वो आता है। और आने के बाद उसकी बीवी वो फ़ोन पर बातचीत कर रही थी। जैसे दरवाज़ा बाहर से खटखटाता है, आवाज़ लगाने की कोशिश करता है, दरवाज़ा खुलने से पहले उसको बातचीत की आवाज़ आ रही थी। तभी वो व्यक्ति अपनी पत्नी को आवाज़ लगाने की कोशिश करता है। पत्नी फ़ोन को तुरंत रखती है, लैंडलाइन फ़ोन होता है, और सीधा दरवाजे पर पहुंचती है और खोल देती है। उसका पति सुशील शर्मा अंदर आता है, और अंदर आने के बाद अपनी पत्नी से बोला, तुम क्या कर रही थी? वो कहती है, मैं कुछ नहीं कर रही थी, वैसे ही किसी काम में लगी हुई थी। वो कह रहा था कि शायद तुम किसी से फ़ोन पर बातचीत कर रही थी, हो ना हो। लेकिन उसकी पत्नी इस बात को डिनाई करती है, मना करती है कि मैं किसी से बातचीत नहीं कर रही थी, मैं तो अपने काम में उलझी हुई थी, काम में बिजी थी। जब यही बात बार बार दोनों पति और पत्नी आपस में बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, इसी बीच में पति और पत्नी के बीच में कहासुनी शुरू हो जाती है। कहासुनी किस वक्त मारपीट में बदल जाती है, इस बात का पता ही नहीं चलता है। यहाँ सुशील शर्मा को इतना गुस्सा आता है कि वो जल्दी से अपने घर के अंदर जाता है, और जहाँ सेफ अलमारी में उसकी खुद की लाइसेंसी रिवॉल्वर रखी हुई थी, उस रिवॉल्वर को लाता है और अपनी पत्नी के ऊपर तान देता है और कहता है कि किससे बात कर रही थी, मैं उसका नाम जानना चाहता हूँ। यदि तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हारे यहीं के यहीं ख़त्म कर दूँगा। अपनी पत्नी से जब पत्नी नहीं बताती है, तभी वो अपने उस लैंडलाइन फ़ोन को रिडायल करता है, और रिडायल करने के बाद एक आवाज़ आती है, हेलो, कौन बोल रहा है? इधर से वो शांत रहता है, लेकिन उधर से आवाज़ आती है कि मैं बात कर रहा हूँ मतलूब करीम। जैसे ही मतलूब करीम का नाम आता है, वो अपनी पत्नी को लेकर इतना गुस्से में आ जाता है। सुशील शर्मा तुरंत ही नेहा साहनी के ऊपर जब गोली चलाता है तो गोली छिटक जाती है और सीधा जाकर दीवार में लगती है, और दीवार में लगने के बाद फिर एक और गोली चलाता है, वो नेहा साहनी की गर्दन पर लगती है। फिर एक और गोली चलाता है, तीसरी गोली नेहा साहनी के भेजे में लगती है, और वो उसकी वहीं हाथों हाथ मौत हो जाती है। मौत होने के तुरंत बाद उसको होश में आता है सुशील कुमार, कि उसे लगता है कि यार कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है, शायद ये नहीं होना चाहिए था। वहीं पास में बैठा रहता है, पास में बैठकर सोचता है कि आखिरकार करूं तो क्या करूं। लगभग आधा घंटा बीतने के बाद तब उसे पूरी तरह से लगता है कि अब मुझे इस लाश को ठिकाने लगाना चाहिए। अपने घर में जगह जगह जो खून पड़ा हुआ था, अपनी पत्नी को वो एक बड़ी सी पॉलीथीन में पैक करता है, बड़ी सी पॉलीथीन को एक बोरे में रखता है, और बोरे में रखने के बाद वहाँ का सब खून सब साफ़ करने के बाद अपनी उस पत्नी की डेड बॉडी को
गाड़ी की डिग्गी में रखता है और उस गाड़ी को वो लेकर चल पड़ता है लाश को ठिकाने लगाने के लिए। जाना माना चेहरा था, ऐसा कौन व्यक्ति था जो उसे नहीं पहचानता था। दिल्ली उस वक्त इतना बड़ा भीड़ भाड़ वाला इलाका नहीं होता था, लेकिन रात को ही जब वो सड़कों से निकल रहा है तो आगे भी गाड़ी थी, पीछे भी गाड़ी थी, उसको ऐसा वक्त नहीं मिल पा रहा था कि आखिरकार इस लाश को वो कहाँ ठिकाने लगाए। और लगभग रात के 8:30 बजे से चलता चलता वो 10:30 बज जाते हैं। तब उसे लगता है कि लाश को ठिकाने नहीं लगा पाएगा, इसलिए अपनी उस गाड़ी के साथ सीधा पहुंच जाता है कनॉट प्लेस के बगिया रेस्टोरेंट में, जहां उसका खुद का रेस्टोरेंट था। बहुत ज़्यादा परेशान था, हाँप रहा था, डर रहा था। गाड़ी जल्दी से खड़ी करता है और अपने मैनेजर केशव से कहता है कि जितने भी लोग खाना खा रहे हैं सबको यहाँ से जल्दी से भगाओ। जब भगाने वाली बात कहता है तो कहता है साहब लोग खाना खा रहे हैं और होटल में लोग और भी आएंगे, रात के 12 बजे तक हमेशा होटल चलता है, लेकिन अभी तो 10:30 बजे हैं, आप ऐसे कैसी बात कर रहे हैं। वो कहता है मेरा ये ऑर्डर है, जितने जल्दी हो सके इस रेस्टोरेंट को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए, जितने भी लोग काम करने वाले हैं उनको सबको यहाँ से भगाया जाए। तो तब उसका जो मैनेजर होता है केशव भी कहता है कि साहब किसी को भगाने की ज़रूरत नहीं है, नए लोग हम लेंगे नहीं और जितने लोग खाना खा रहे हैं उनको खाना खाने दो इत्मीनान से। आधा घंटा लगता है, सब लोग खाना खा के वहाँ से निकल जाते हैं। होटल में जितने भी काम करने वाले कर्मचारी थे वो भी यहाँ से चले जाते हैं। होटल पूरी तरह से बंद होता है, लाइटें ऑफ कर दी जाती हैं। लाइट ऑफ करने के बाद अब यहाँ बैठकर सुशील शर्मा अपने मैनेजर केशव को पूरी कहानी सुनाता है कि आज उसके साथ क्या हुआ है। तभी वो बताता है कि तुम मेरी मदद कर दो, मैं बहुत बुरी तरह से फंस चुका हूँ। गाड़ी की डिग्गी के अंदर उसकी पत्नी की लाश रखी हुई है, जल्दी से उसे लेके आओ। दोनों उस तैयार हो जाते हैं उस लाश को ठिकाने लगाने के लिए। तभी उन्हें तरकीब सूझती है, जब वो लाइटें बंद कर रहे थे तो तंदूर में आग जल रही थी। वो कहता है कि साहब क्यों ना इस लाश को इस तंदूर के अंदर डाल दिया जाए, क्योंकि तंदूर का जो साइज़ था वो सामान्य से कहीं ज़्यादा बड़ा था, उसमें कोई भी व्यक्ति आराम से बैठ सकता है। तब उस लाश को पास में लेके आते हैं और उस लाश को उस तंदूर के अंदर डालने की जब कोशिश कर रहे थे तो कुछ वो हाथ पैर अकड़ चुके थे, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से आ नहीं रहे थे। लेकिन दोनों ने मिलकर उसको लाश को तोड़ा और तोड़ने के बाद उससे बिल्कुल लाश को उस तंदूर के अंदर फिट करते हैं और आग लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन आग जल नहीं रही थी। जब आग नहीं जल रही, आग को बार बार जलाने की कोशिश कर रहे थे तो रेस्टोरेंट के अंदर जितना भी सामान रखा हुआ है, जितने भी बैनर पोस्टर या बाकी लकड़ियाँ वगैरह रखी हुई हैं, उसको लाकर आग जलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आग पूरी तरह से अपने शुरू पर नहीं थी, शोला नहीं बन रही थी। वो परेशान हो जाते हैं। तभी ख्याल आता है कि क्यों ना इसमें बटर डाला जाए, इसमें घी डाला जाए और घी डालने के बाद शायद आग पकड़ लेगी। तभी उसको बाहर भेजा जाता है केशव को। केशव बाहर जाता है दुकान पर, खूब सारा घी लेके आता है, बटर, और साथ ही जो घर में यहाँ रेस्टोरेंट के अंदर जो घी रखा होता है वो उसके अंदर आग लगाना शुरू कर देते हैं। कुछ सामियाना जैसा था उस तंदूर के ऊपर, ताकि धूल मिट्टी वगैरह बहुत सारी चीज़ें या बारिश की वजह से बचा जा सके। लेकिन जैसे वो घी डालता था तो आग की लपटें ऊपर तक जाती थीं। ऐसा लगता था जैसे क्या रेस्टोरेंट में आग लग चुकी है। और यहीं इस रेस्टोरेंट के बहुत ही करीब में एक महिला होती है। उस महिला का नाम है अनारो देवी। अनारो देवी इस आग की लपटों को जब देख रही थी तो वो उसकी चीखें निकल जाती हैं। शोर शराबा उसका सुनने के बाद वो इधर उधर भागती है। तभी उसे एक कांस्टेबल मिलता है और कांस्टेबल अब्दुल नज़ीर गुंजू जल्दी से जो बुला के लाती है। वो अंदर पहुंचता है और वो अपनी आंखों से जो मंजर, अपनी आंखों से जो नज़ारा देखता है, उसको देखकर उसकी भी हालत ख़राब हो जाती है। कुल मिलाकर पुलिस वाले उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं। लगभग 8 से 10 दिन का समय लगता है। उसे बेंगलोर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि वो पुलिस से बचने के लिए, कानून से बचने के लिए, कोर्ट से बचने के लिए बड़े दाव पेच चलाने की कोशिश करता है। इस बीच कई IPS और IAS ऑफिसरों के वो संपर्क में था, उनसे भी कुछ रास्ता निकालने की कोशिश करता है। दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, बड़े बड़े नेताओं के संपर्क में आने की कोशिश करता है। बम्बई भी जाता है, चेन्नई भी जाता है, लेकिन उसे बचने का कोई रास्ता नहीं मिलता। आखिरकार पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद बहुत कम समय में उसके खिलाफ गंभीर चार्जशीट लगाई जाती है। और चार्जशीट लगाने के बाद लगभग 5 साल के बाद, नहीं 5 नहीं, लगभग 8 साल के बाद निचली अदालत का सन 2003 में फैसला आता है। और अदालत ये फैसला सुनाती है कि इस व्यक्ति जिसका नाम है सुशील कुमार शर्मा, इसको ताज़ा हिंद दफ़ा 302 के तहत और लाश को जिस तरह से इसने ठिकाने लगाया था, रेयर ऑफ द रेयर केस मानते हुए इसको फांसी की सज़ा का हुक्म सुनाया जाता है। साथ ही जो उसका मैनेजर होता है केशव, उसको 7 साल कड़ी मशक्क़त, यानी कि उसे जेल में रहकर बहुत सारा काम करना होगा, उसको इस तरह की सज़ा सुनाई जाती है। एक बार फिर सन 2007 में ये व्यक्ति जाता है सीधा हाई कोर्ट, दिल्ली की हाई कोर्ट की शरण लेता है सुशील शर्मा, और वहाँ से कुछ रहम की भीख मांगता है। लेकिन हाई कोर्ट इस सज़ा को बरकरार रखती है और उस सज़ा को, उसकी 7 साल थी, और साथ ही सुशील शर्मा की फांसी की सज़ा को बरकरार रखते हुए कहती है कि इससे फांसी से नीचे हो ही नहीं सकता। उसके बाद फिर ये
सुप्रीम कोर्ट की शरण लेता है और सन 2013 आता है। सन 2013 में जब इसका सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तो इस फांसी की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाता है। और उम्र कैद में तब्दील करने के बाद ये रहता ज़रूर है जेल के अंदर, तिहाड़ जेल के अंदर, लेकिन वो संत बन जाता है, महात्मा बन जाता है। वहीं रहकर लोगों को उपदेश देता था, वहीं रहकर लोगों को अच्छी अच्छी शिक्षाएं देता था। जेल प्रशासन को लगता था कि ये पूरी तरह से सुधर चुका है और वाकई वो सुधर चुका था। सन 2015 में उसने पेरोल के लिए आवेदन किया और वो पेरोल पर बाहर आ जाता है। जब कुल मिलाकर उसकी छुट्टियाँ और बाकी सब कुछ मिलाकर लगभग 24 साल उसकी सज़ा मुकर्रर थी, जब उम्र कैद में बदल जाती है। लेकिन उम्र कैद में ये क्लियर नहीं था कि उसको मरने तक जेल के अंदर रहना है या फिर वो कुछ दिन तक जेल में रह सकता है। बात दिल्ली के राज्यपाल तक पहुंचती है, एलजी तक पहुंचती है, वो उसे बाहर निकालने में उसकी कहीं ना कहीं हेल्प हो जाती है। और सन 2018 में वो जेल से पूरी तरह से रिहा हो जाता है। जब वो वापस सामान्य ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहा था, लोग उसके चेहरे को देखकर पहचान जाते हैं कि ये वही सुशील शर्मा है जिसने अपनी पत्नी की निर्दयी रूप से हत्या की और उसके शव को किस तरह से ठिकाने लगाने की कोशिश की। तो लोग उसे देखकर डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। पत्रकार ने उसे सवाल पूछा था कि तुमने अपनी पत्नी के कितने टुकड़े किए थे? तो कहता है कि मैंने अपनी पत्नी के टुकड़े नहीं किए, लेकिन मेरे दिल के हज़ारों टुकड़े हो चुके हैं। काश कि उसने उस दिन शांति रखी होती, काश कि उस दिन अपनी पत्नी पर इतना शक ना किया होता। जब उसे बाद में पता चलता है कि उसकी पत्नी का और मतलूब जो उसका फ्रेंड था मतलूब करीम, तो उस दोनों के बीच में कोई ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि वो कॉलेज टाइम से एक दूसरे के दोस्त थे। और इन पति पत्नी के बीच में जो रिश्ता था वो पति पत्नी ज़रूर थे, लेकिन सामाजिक तौर पर उन्होंने शादी नहीं की थी। बार बार पत्नी अपने ही पति से ये कहती थी कि तुम मुझसे शादी तो कर चुके हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि सबको, समाज को ये बताओ कि हमने शादी की है। तीनों ही, करीम भी, दूसरा सुशील भी और नेहा साहनी, तीनों ही कांग्रेस के नेता होते हैं। जब मिलते थे आपस में बातचीत करते थे। बातचीत करने के दौरान ही सुशील शर्मा को बार बार शक होता था कि नेहा का मतलूब करीम से अफेयर है, उसका कहीं ना कहीं इसमें दोनों का आपस में चक्कर चल रहा है। इस बात को देखते हुए वो अपनी पत्नी से गुस्सा करता था और उस दिन वो फ़ोन को रिडायल नहीं करता, या रिडायल करने में उसके नंबर अंक नहीं मिले होते, क्योंकि रिडायल करने के बाद जैसे उसे रिडायल करता तो पता चलता है कि वो मतलूब करीम का नंबर होता है। काश को वो नंबर नहीं मिला होता या उधर से किसी महिला की आवाज़ आती तो शायद नेहा साहनी बच जाती। लेकिन 23 साल के बाद जब ये जेल से बाहर निकलता है तो उसके पास सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं होता। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आपके मन में भी अगर अपनी पत्नी या अपने परिवार या किसी सदस्य या किसी रिश्तेदार के प्रति या दोस्त के प्रति शंका पैदा होती है, शक पैदा होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी जान ले लेंगे। मतलब यह है कहने का कि आप लोग उससे दूरी बना लें, अलग चले जाएं या कुछ समय दें उसको सुधरने का, या फिर अगर बात नहीं बनती है तो उससे हमेशा हमेशा के लिए अलग होने की सोचें। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी जान लेंगे। आपने अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।